सो रिकॉनिसेंस सर्वेलेंस की तरह ही होता है, बट वो कोवर्ट होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओवर्ट ऑपरेशन। तो सर्वेलेंस एक ओवर्ट ऑपरेशन है कि यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव ऑल द राइट टू नो। तो सर्वेलेंस की ज़रूरत बाद में आई कि जो कमांड एंड कंट्रोल है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग द एक्चुअल वॉर। जैसे जैसे आपका कमांड का साइज बढ़ता जाता है, इट बिकम्स हार्ड टू प्रोसेस दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है उसमें। और क्योंकि आपको डिसीजन जल्दी लेना है, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक बहुत अच्छा कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कमांड एंड कंट्रोल की। तो आपने देखा होगा आपके शहर में कोई मेजर इवेंट होता है, जैसे ट्रेड फेयर हो गया या कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कोई बड़ा मिनिस्टर आता है या उसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग की एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसमें एक कमांड सेंटर बनाया जाता है। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए या जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेज कर रहा है, जो टीम उसको मैनेज कर रही है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ से वो जो भी लोग उन्होंने डिप्लॉय किए हैं उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं, उनके जो वर्क है, ऑपरेशंस हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट होता है तो उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के केस में जो डिप्लॉयड फोर्सेस होती हैं उनके वेरियस लेवल्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फायर फाइटिंग के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो एम्यूनिशंस लेके रेडी रहते हैं, वेपनरी वगैरह होती है उनके पास, कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो उसको टैकल करने के लिए, या कुछ लोग होते हैं उनके पास व्हीकल्स होते हैं और वो फिर एक पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये तो हो गया एक लोकल एरिया पे कमांड सेंटर कैसे चलाया जाता है। पर जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है या अदरवाइज भी जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो गया था, और जो टर्म्स डिफाइन की थी वो नेटो फोर्सेस ने की थी। तो नेटो फोर्सेस जो है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के आर्मीज़ पार्टिसिपेट करते थे। तो उनका एक रिक्वायरमेंट आई कि यार इतने लोगों को, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज, एक भाषा भी कॉमन नहीं है जिनकी, उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनको डिप्लॉय किया जाए, कैसे वो कोलैबोरेट करें एक दूसरे में। तो फिर ये डेफिनेशन आया कमांड एंड कंट्रोल का, और उन्होंने इसे बताया कि ये है C2, कमांड एंड कंट्रोल। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक सेंट्रल लोकेशन से पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके अथॉरिटेटिवली। तो इसमें की पॉइंट है कि अथॉरिटी फ्लो करनी चाहिए इसमें, नंबर 1। नंबर 2 था कि कंट्रोल कैसे करें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुझे इतना ऑपरेट करना है, तो उस हिसाब से कितनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए, उनका बैक कैसे देना चाहिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट कैसे दें, उनको मेडिकल सपोर्ट कैसे दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसे दें, राइट। तो इसके लिए C2 आया। लेकिन बाद में क्या हुआ, C2 के साथ और चीज़ें जुड़ती गई। जो सबसे पहली चीज़ जुड़ी कमांड एंड कंट्रोल के साथ, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो उस समय भी नेटो ने ही डिफ़ाइन किया था इसको कि कम्युनिकेशन को इसमें ऐड कर देना चाहिए, और कंप्यूटर्स को भी, और वो एक साथ दोनों आ गए, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो कम्युनिकेशन ये है कि जो जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं कमांड एंड कंट्रोल में, वो सब लोग एक दूसरे से कैसे बातचीत करें और सबको एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की जानकारी कैसे हो, जितनी उनको चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन लगाया गया। तो आपने देखा होगा कि जो पुलिस फोर्सेस हैं वो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, और उनका जीप में होता है एक लोकल कंट्रोल, जिसमें जो डिप्लॉयड इंस्पेक्टर होता है उसको पूरी जानकारी मिलती रहती है कि कौन सा जो यूनिट है वो कहाँ पेट्रोल कर रहा है, और अगर किसी को कोई ऐसा सिचुएशन नज़र आती है तो इमीडिएटली फोर्सेस को पुल कर सकते हैं। ये हो गया कम्युनिकेशन। फिर चौथा आया कंप्यूटर्स। सो बीच में क्या हुआ कि कम्युनिकेशन तो आप अपने फोर्सेस में कर रहे हो,
लेकिन एक नीड हुई कि जो हमारा एनिमी है उसको कैसे इंटरसेप्ट किया जाए उसके कम्युनिकेशन को, इसलिए वहाँ पे फिर कंप्यूटर्स आए जो उनका एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता था उसको ब्रेक करने की कोशिश करते थे। एक तो ये पॉइंट था। जो दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे जैसे आपका कमांड का साइज़ बढ़ता जाता है, इट बिकम्स हार्ड टू प्रोसेस दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है उसमें, और क्योंकि आपको डिसीजन जल्दी लेना है, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक बहुत अच्छा कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए। तो जो C2 डिफ़ाइन किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद C4 बन गया। तो उसमें दो चीज़ें जुड़ गई। उसके बाद तो चीज़ें जुड़ती गई, जो मेन दो चीज़ें और जुड़ी उसके बाद वो आया सर्वेलेंस S और रिकॉनिसेंस। सो सर्वेलेंस की ज़रूरत बाद में आई कि जो कमांड एंड कंट्रोल है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग द एक्चुअल वॉर। तो बीच में जैसे कोल्ड वॉर चलता था USA और रशिया के बीच में, तो उसमें जो है एक्चुअल वॉर नहीं होता था, लेकिन जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उसमें एक थी सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस होता है टू कीप एन आई ऑन समथिंग विच यू फाइंड डेंजरस और अ पोटेंशियल डेंजर, तो उसके ऊपर हम सर्वेलेंस रखते हैं, एक आई रखते हैं। तो उसके लिए जैसे आजकल ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट सर्वेलेंस। तो आपने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा, एक परमाणु मूवी जैसे उसमें आया था कि जो सैटेलाइट है वो मतलब उनका एक मूवी का वो था कि आप क्या कर रहे हो एक अननोन जगह पे, उसको इंटरप्रेट करने के लिए वो सैटेलाइट से देखते रहते हैं। तो दैट इज़ सर्वेलेंस। सो सर्वेलेंस में आप अपने जो पोटेंशियल एनिमी है उसके ऊपर नज़र रखते हो। इसका एक टोटल एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे हमारे जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो नाइट पेट्रोलिंग करती हैं, उनके पास कैमराज होंगे या जो इंफ्रारेड डिवाइसेस होंगे जिससे वो ये देख सकेंगे कोई हमारे बॉर्डर्स पे इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। तो जो अगली चीज़ इसमें है उसको बोलते हैं रिकॉनिसेंस। सो रिकॉनिसेंस सर्वेलेंस की तरह ही होता है, बट वो कोवर्ट होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओवर्ट ऑपरेशन। तो सर्वेलेंस एक ओवर्ट ऑपरेशन है कि यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव ऑल द राइट टू नो व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड यू, एंड आप उसे दिखा के ही करते हो। लेकिन एक होता है रिकॉनिसेंस, वो कोवर्ट ऑपरेशन होता है, उसमें आप थोड़ा सा जो आपकी डिफाइंड लिमिट्स है उसको क्रॉस करते हो, और आप जो आपका एनिमी है या पोटेंशियल एनिमी है उसके टेरिटरी में भी जा सकते हो। और ये जो है क्योंकि ये कोवर्ट है, तो जो एनिमी है उसको फुल राइट होता है कि वो आपके रिकॉनिसेंस इक्विपमेंट हैं या जो अपैरेटस है उसको वो ब्रेक कर सके। तो इसका आप एग्जांपल देखेंगे कि अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुए या एयर स्ट्राइक हुए, तो जब वो टेरर एक्टिविटीज़ हुई तो उसके बाद हमारी फोर्सेस ने 3 से 4 दिन तक एक रिकॉनिसेंस किया था कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये कहाँ पे हैं, इनके पास क्या क्या है, व्हाट एम्यूनिशन दे आर कैरिंग, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है उनका। और फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया कि इस सबको ब्रेक कर दिया जाए, ताकि जो दोबारा उस चीज़ को सेटअप करेंगे तो उसमें 3-4 साल लग जाएंगे। तो ये होता है रिकॉनिसेंस। सो जो हमने स्टार्ट किया था C2 से वो धीरे धीरे बन गया C4, और फिर धीरे धीरे उसके आगे वो बन गया C4SR। और अब पिछले कुछ टाइम से उसमें एक और चीज़ जुड़ गई, उसको बोलते हैं आई और इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस होता है, उसको भी इंटेलिजेंस और भी दूसरे तरीके से आती है उसमें, जैसे आपकी एस्पाइनेज हो गई, स्पाइंग हो गई, और मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा उसमें, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वैसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो जनरली फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। तो उसमें जैसे आपके एजेंट्स हो सकते हैं या आपको एक थर्ड पार्टी से मिलती है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं आई। और जो टोटल सिस्टम जो बन गया है कमांड एंड कंट्रोल का, वो हो गया है C4ISR। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसको हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। आप ऐसे ही कमेंट डालते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। जय हिंद, थैंक यू।
टेक केयर। अब अपने नियर और डियर के साथ बनिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।